मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री। टेंथ क्लास के हिस्ट्री में एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उस यूरोप में राष्ट्रवाद का एक टॉपिक है नेपोलियन। आज हम नेपोलियन के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। आज की इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। पहले जानेंगे हम लोग नेपोलियन कौन था, ठीक है, और नेपोलियन कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। क्या क्या जानेंगे आप लोग देख लीजिए। दूसरा का पॉइंट में जानेंगे हम लोग नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था, और उनके माता पिता का नाम क्या था, भाई बहन का नाम क्या था, उनका विवाह किससे होता है, और उनकी कितनी पत्नियां है होती है, और उनकी प्रेम कहानी के भी बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेपोलियन और जोसेफिन, ये जो चेहरा देख रहे हैं ये जोसेफिन के है, इसके प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे कि उस दोनों लोग किस तरह से प्रेम किए और कौन किसके प्रति बेवफा हो गया। ठीक है, अगला कुछ जानेंगे कुछ अनसुनी कहानी, जो नेपोलियन के बारे में कुछ अनसुनी कहानी है, ठीक है, उन सब के बारे में जानेंगे। मतलब एक तरह से इस वीडियो में नेपोलियन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे प्रश्न अगर कोई भी पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से बता पाइएगा, अगर नेपोलियन से पूछा जाता है तो। अगला है नेपोलियन संहिता क्या है, ठीक है, वाटरलू के युद्ध क्या है, और वाटरलू के युद्ध काहे होता है, और नेपोलियन कैसे उसमें विजयी करता है कि उसमें परास्त हो जाता है, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में जानेंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी कहानियों को हम लोग पढ़ेंगे पारा पारी से, जितने भी हम टॉपिक आप लोग को बतलाए हैं। तो चलिए पहला टॉपिक है, हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आप लोग का है कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन कौन था, तो आप लोग अगर थोड़ा भी किताब हिस्ट्री का पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि नेपोलियन एक सेनापति था, और सेनापति होने के बाद वह कुछ दिनों बाद वह क्या हो गया था, शासक बन गया था। कहाँ का, तो फ्रांस का। ठीक है, तो नेपोलियन क्या था, तो नेपोलियन एक महान सम्राट था, या फिर सेनापति कह सकते हैं, महान सम्राट भी बना था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। इसके वजह से ही हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं जग गई थी। इसकी वजह से ही यूरोप के लोग, अदर जितने भी अगल बगल के जो देश थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। इसकी वजह से, नेपोलियन साहब की वजह से। अब इनके बारे में जानना है। और नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेनाओं को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फ्रांस का शासक बन बैठा। और कहा हुए फ्रांस का शासक, सेनापति से शासक बनना बहुत बड़ी बात है। और एक इतने युद्ध कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखना नहीं। लड़ाई अगर आएगा, उनका कहना था कि जब भी कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है, हम प्रॉब्लम को डट कर मतलब कि सामना करेंगे। चलिए अगला जानते हैं हम लोग इतिहासकार क्या मानते हैं नेपोलियन के बारे में। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। जब शासक बनता है नेपोलियन, तो वहां पर एक अपनी विधि लागू करता है, कानून लागू करता है, जिसको हम लोग नेपोलियन की संहिता कहते हैं। नेपोलियन की संहिता भी आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा 15 अगस्त 1769। 1769 नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के अजैकियो शहर में हुआ था। याद रखिएगा, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के अजैकियो शहर में हुआ था। अब जानते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट नाम था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था, तो नेपोलियन दी बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन दी बोनापार्ट, इनके बचपन का क्या नाम था, नेपोलियन दी बोनापार्ट। आगे बात करते हैं इनके माता पिता का क्या नाम था। इनके माता पिता का क्या नाम था, देखिए माता का नाम लेटिजियो रूमोलियन तथा पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, हालांकि ये पूछता नहीं है, नॉलेज की दृष्टिकोण से बताया गया है। लेटिजियो रूमोलिनो तथा पिता का नाम कार्ल बोनापार्ट था, माता का नाम लेटिजियो। आगे बात करते हैं कितने भाई बहन थे, तो ये 4 भाई थे और 3 बहन थे, और ये बहुत कम उम्र में चारों भाई और 3 बहन की जिम्मेवारी ले बैठे थे। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इनकी कितनी पत्नी थी। पत्नी कहने का मतलब है विवाह इनके कितने साथ हुआ। तो विवाह के पीछे की कुछ कहानियां बतलाना पड़ेगा। देखिए इनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था जोसेफिन और एक का नाम था मेरी लूसी। मेरी लूसी। सबसे पहले हम थोड़ा सा जोसेफिन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जोसेफिन क्या थी, एक सेनापति, एक मतलब सेनापति नहीं, एक सेना के वाइफ थी पहले से। उसके पति को मृत्यु दंड मिल जाता है और वह उसके पति मर जाते हैं तो उनका एक लड़का रहता है। ठीक है, वो लड़का क्या करता है कि जब सेनापति होते हुए जो हमारे नेपोलियन साहब हैं वो बोले कि सभी फ्रांस के जितने भी लोग हैं और जितने भी हथियार रखे हैं वह सभी हथियार को क्या कर दो, डाल दो। तो उसी समय उनका लड़का भी, जोसेफिन के लड़का, पहला जो लड़का है पहले पिता से, वो लड़का आता है तलवार लेकर और अपना तलवार हथियार सामने रखता है और रोने लगता है। पूछा जाता है कि तुम क्यों रोते हो, तो वह बोलता है कि यह मेरे पिता का आखिरी निशानी है। ठीक है, इस वजह से नेपोलियन को थोड़ा सा दया आता है और नेपोलियन उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से जोसेफिन और नेपोलियन के बीच थोड़ा दोस्ती होने लगता है। उसकी मम्मी और मतलब कि नेपोलियन के बीच दोस्ती होने लगता है और वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और ये जोसेफिन के साथ प्यार कर बैठते हैं। कौन साहब? नेपोलियन। नेपोलियन को प्यार हो जाता है किसके साथ? नेपोलियन को प्यार हो जाता है जोसेफिन के साथ। और जोसेफिन स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा खुशमिजाज मतलब कि मस्ती करने वाली लड़की थी और यह इसके पत्नी बनने के बाद में भी, विवाह तो हो जाता है, पत्नी बनने के बाद में भी यह दूसरों के साथ अपना शारीरिक संबंध या फिर मस्ती करती रहती थी। ठीक है, नेपोलियन साहब कुछ दिनों तक इनसे बहुत प्रेम करते हैं। नेपोलियन जिससे प्रेम करता है वो बहुत प्रेम करता है। ठीक है, प्रेम करता है जोसेफिन के साथ और ये युद्ध में चला जाता है लड़ने। नेपोलियन युद्ध में चला जाता है लड़ने, तो जोसेफिन क्या करती है कि अपने राजमहल में किसी अपने अदर जो अफेयर थे उन अफेयर के लड़के को बुलाकर और राजमहल में मस्ती करती थी। इसका पता नेपोलियन के भाई को पता चलता है। नेपोलियन के भाई क्या करता है कि उसको कहता है कि तुम मेरे पास से आ जाओ। और इसने क्या करती है कि कपड़े के बक्सा कपड़ा के बक्सा में नेपोलियन के नेपोलियन के जो बुलाया था जोसेफिन को, तो वो जोसेफिन जो अपने जिसके लवर कह सकते हैं वो लवर को क्या करती है, बक्सा में डालकर लेकर चल जाती है। वहां पर पता चलता है कि यह लेकर आई है, तो वहां पर नेपोलियन बक्सा खुलवाता है और उसको मारने के लिए आदेश दे देता है। लेकिन किसी तरह हाथ गोड़ पर गिरकर जोसेफिन क्या करती है, उसको बचा लेती है और मारने नहीं देती है। फिर कसम खाती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही होता है। तब नेपोलियन ने क्या करता है कि जोसेफिन को तलाक दे देता है। जोसेफिन को तलाक दे देता है और कहता है कि तुम जहां हो तहां खुश रहो, मैं तुम्हें प्यार करता था और करता रहूंगा। ये बातें कहकर नेपोलियन जोसेफिन को तलाक दे देता है। कुछ समय बाद फिर क्या होता है कि 26 साल की उम्र में, 26 साल के बाद कुछ उम्र होता है। हालांकि जो देखिए यहाँ पर नेपोलियन से बड़ी थी जोसेफिन। जोसेफिन की उम्र उस समय 32 साल था और नेपोलियन का उस समय उम्र 26 साल था। ठीक है, फिर कुछ समय बाद अब मेरी लूसी से शादी होता है और मेरी लूसी जो होती है यह एक शासक की बेटी होती है। मेरी लूसी एक शासक की बेटी होती है। इसके साथ मेरी लूसी का विवाह होता है। मेरी लूसी के बारे विवाह होता है किसके साथ? विवाह जो होता है वो किसके साथ है? नेपोलियन के साथ। मेरी लूसी का विवाह नेपोलियन के साथ होता है। ठीक है, और नेपोलियन भी क्या करता है, फिर दोबारा इस मेरी लूसी को बहुत अधिक प्रेम करने लगता है। प्रेम करते करते इतना प्रेम करता है इसके कि अपने वसीयत में लिखता है जब ये मरने वाला होता है। और ये भी मेरी लूसी फिर बेवफा निकली। मेरी लूसी भी इसकी लाइफ में बेवफा निकली। कहा जाता है कि अच्छे इंसान को लोग कोई पसंद नहीं करता है और हकीकत में मेरी लूसी इसके साथ बहुत गलत करती है। इसको क्या करती है, इसके साथ बेवफाई करने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, इसको वाटर लुई के युद्ध में हराने की साजिश करती है अपने पिता के साथ मिलकर। कौन करती है? तो मेरी लूसी करती है। मेरी लूसी करती है अपने पिता के साथ मिलकर। ठीक है, और जब मेरी लूसी धोखा दे देती है किसको? नेपोलियन को। तो नेपोलियन अपने लिखता है कि अपने वसीयतनामा में लिखता है कि मेरी मौत के बाद मेरा दिल निकाल कर शराब में डाल देना। मेरी मौत के बाद मेरा दिल निकाल कर शराब में डाल देना और फिर उसे मेरी प्यारी लूसी तक पहुंचा देना और उसे
कहना कि मैं उसे बेहद प्यार करता हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक करता रहूंगा। मेरी लूसी क्या करती है, जब ये वाटर लीग युद्ध में हार जाता है नेपोलियन, तो वो दूसरे के साथ शादी कर लेती है। उसका नाम रहता है उसका नाम रहता है शायद मेपर्ग। मेपर्ग उसका नाम रहता है, मेपर्ग। मेपर्ग मेपर्ग के साथ शादी कर लेती है वाटर लीग के हार जाने के बाद में। वाटर लीग युद्ध क्या है, जिसका अंतिम लड़ाई कहते हैं नेपोलियन का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये सब था इनका प्रेम कहानी, नेपोलियन के बारे में था। तो कह सकते हैं कि नेपोलियन की 2 पत्नियां थी, ठीक है, जो दोनों क्या थी, धोखेबाज थी। दोनों क्या थी, धोखेबाज थी। मेरी लूसी ने क्या किया था, नेपोलियन से बेवफाई की, बल्कि अपने पिता से मिलकर एक साजिश के तहत वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को परास्त भी कराया था। तो नेपोलियन की लड़ाई बेचारा हार जाता है, सॉरी, वाटरलू की लड़ाई हार जाता है कौन, नेपोलियन। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब नेपोलियन संहिता क्या है, अब यहाँ से एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है कि नेपोलियन संहिता क्या है। 21 मार्च 1804 को नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता की स्थापना की, जिसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है, जिसके कुछ हिस्से आज भी दुनिया भर में उपयोग में हैं। इसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त की, धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी और कहा कि सरकारी नौकरी सबसे योग्य लोगों को दी जानी चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट काम की ये नेपोलियन संहिता में कहा गया था कि जो सरकारी नौकरी होगा ये योग्य लोगों को मिलेगा, ठीक है, और जो विशेष आपको जन्म के आधार पर अधिकार मिला है उसको समाप्त कर दिया। जैसे कि हमारे पास क्या है कि अगर जादव में जन्म ले लिए तो जादव कहलाएंगे, या फिर अगर पंडित है तो पंडित कहलाएंगे, उसको हमेशा पूजना है। ये सब चीजों को समाप्त कर दिया। हालांकि हमारे देश में नहीं, हर एक देशों में ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत। हालांकि इसके प्रति बहुत सारी लड़ाई लड़ा गया है, आज भी लड़ाई होता है कि हम लोग नहीं मानने वाले हैं, काहे नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर की दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया और 6 वर्षों के अंत में 5 मई 1821 को वहां इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये बात तभी पढ़ेंगे हम लोग, अभी यहाँ पर देख लीजिए। अभी नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक था। कब तक, 1799 से 1804 तक। और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना और वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्र का भी शासक था। कौन, नेपोलियन। देखिए, नेपोलियन बहुत सारा युद्ध लड़ता है और लड़ने के बाद एक बार हार जाता है तो वहां पर फिर वहां से भागकर अंध महासागर से और लड़ाई लड़ने आता है। हालांकि पूरा जब कहानी किताब को अच्छे से पढ़िएगा तो और समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। 20 मार्च से 22 जून तक 1815 में एक वहां पर संधि कराता है लोग, और संधि के तहत सोचता है कि नेपोलियन मर गया ऐसा, फिर या कहीं भाग गया, लेकिन वो भागा नहीं रहता है और आता है और फिर लड़ाई लड़ता है, वाटरलू की लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं वाटरलू की लड़ाई के बारे में। वाटरलू की युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1815 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि 18 जून 1815 में लड़ा गया था काची का, वाटरलू का युद्ध, ठीक है। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। वाटरलू का युद्ध जो था नेपोलियन का अंतिम युद्ध था, तथा एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्ष की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब सेंट हेलेना नामक एक वर्ड आया, सेंट हेलेना नामक कहाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेंट हेलेना नामक कहाँ है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक फ्रांस को हराने के लिए ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब लोग मिलकर उसको हराए थे, इन लोगों को मात दिया था वह, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई। और एक और बात कि जो नेपोलियन था वह लोगों के प्रति ये भावनाएं जगा दी थी, राष्ट्रवाद की भावनाएं जगा दी थी, राष्ट्र से प्रेम करना सिखा दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अंध महासागर या अंटलांटिक महासागर उस विशाल जल राशि का नाम है जो यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप को नई दुनिया के महाद्वीपों से
पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग करती है। क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरे नंबर का महासागर है कौन? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, वहीं पर ले जाता है उसको, किसको? नेपोलियन को। ठीक है, जहां सेंट हेलेना है। सेंट हेलेना क्या है? सेंट हेलेना ऑफ कंसर्ट पोल के नाम पर रखा गया है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी के माध्यम से विकसित हुआ एक द्वीप है। सेंट हेलेना क्या है? तो एक द्वीप है, याद रखिएगा। सेंट हेलेना क्या है? एक द्वीप है। यह ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र सेंट हेलेना, एसेंशन और त्रिस्तान द कुंडा का एक हिस्सा है। इसकी राजधानी जेम्स टाउन है तथा यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इस द्वीप का इतिहास महज 500 साल पुराना है, बहुत साल पुराना नहीं है, महज 500 साल पुराना है। जब 1502 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इस निसर्जन द्वीप की खोज की थी। बरमूडा के बाद ब्रिटेन की बची हुई दूसरी सबसे पुरानी कॉलोनी सेंट हेलेना दुनिया का सबसे दुर्लभ क्षेत्र है, जिसका यूरोप से एशिया और दक्षिण अफ्रीका जाने वाले जहाजों के लिए काफी सामरिक महत्व हुआ करता था। कई सदियों तक इस द्वीप का इस्तेमाल ब्रिटेन द्वारा निर्वासितों को रखने के लिए किया जाता था, मतलब जिनको पकड़कर कैदियों को रख देता था उधर द्वीप में। ठीक है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जैसे व्यक्ति भी शामिल थे। इसी सेंट हेलेना में नेपोलियन बोनापार्ट को रखा गया था। ठीक है, बातें समझ में आ गया आप लोग को? तो आप लोग को याद रखना होगा इसमें से कि याद रखना होगा कि इसकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 52 वर्ष की अवस्था में। कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। नेपोलियन मेरे दृष्टिकोण से एक मस्त आदमी था। ठीक है, बहुत मस्त आदमी था, जनता के लिए भी और देश के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, और उसकी जो प्रेम कहानी है उसको तो आप पता ही है कि क्या हुआ था उसके साथ। इसलिए आप लोगों को आग्रह है कि प्रेम के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रहता है। रिकॉर्ड होइल बा हो पहले।